चलो एक बार रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में बताओ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, रिवाइज कर लेते हैं 10 मिनट में अभी तक जो पढ़ा है। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक बात है। नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं, वो होती हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे अफेक्शन है, लव है, एंग्री, हंग्री, पेन, इनका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में क्या करते हैं, दो तरह की क्वांटिटी लेते हैं, कौन कौन सी, फंडामेंटल और ड्राइव्ड, ठीक बात है। फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से और भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो स्केलर और दूसरा वेक्टर, ठीक है। हमें मालूम है स्केलर क्या होता है, बोलो। स्केलर जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है और वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक बात है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक तो चाहिए अपने को काउंटेबल या मेजरेबल, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे ये कितने हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। और क्या चाहिए, नंबर एंड स्पेसिफाइड यूनिट। यूनिट मतलब जैसे 10 kg 8 न्यूटन, तो ये 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो किलोग्राम या न्यूटन क्या है, ये उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। हेयर 10 हो गया, ठीक है। तो ये सब पढ़ा चुका हूँ, तो फास्ट में बना देता हूँ। तो वेक्टर में क्या क्या होता है आप देखते जाओ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते जाओ। यही होता है वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड, और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक बात है। और आगे बढ़ते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके बताए थे। पहला तरीका, ए से बी तक लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या है, मैग्नीट्यूड, और एरो ड्रॉ कर दो, वो क्या हो गया, वेक्टर, डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और उसके मैग्नीट्यूड को ए बी को हम किस में बंद कर देते हैं, मॉड में बंद कर दो, या सिंपल ए बी लिख दो, उसको बोलते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर क्या क्या बताए थे, जरा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल वेक्टर क्या थे बताओ, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, सी डी, और पी इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वेक्टर, ठीक है। चलो इसके बाद अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट, अपोजिट मतलब पहले की जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी इक्वल टू माइनस सी डी, पी इक्वल टू माइनस क्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर ये क्या होते हैं बोलो, क्या बताया था, मैग्नीट्यूड 1, और ये खुद क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। खुद किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ इनको चिपका दो तो वो उसकी डायरेक्शन बताने लगते हैं। तो वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो एक वेक्टर ए है, ठीक है। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ए कैप से डिनोट करते हैं, और ए कैप इक्वल टू फिर फार्मूला क्या बनता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। चलो जीरो वेक्टर क्या था, जिसका डायरेक्शन हैविंग स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन हो, अपनी इच्छा से कुछ भी, तो ठीक है। अच्छा, जीरो वेक्टर कब लगेगा, जब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, मतलब जीरो वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, ओरिजिन पे है पार्टिकल, जहां से वो चलना स्टार्ट करेगा, तो वहां पर तो रेस्ट में ही था ना। चलो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, वो मैंने एक्स वाई जेड बताए थे, बताओ एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप, ओके, सबको पता है ना। पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, जैसे एक 2 3 कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट का, ये पी पॉइंट है 2 3, फिर क्या है
P का पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। तो P वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, ये x होता है, y होता है, तो 2i प्लस कितना 3j। क्लियर। रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा पता चल जाए। ये O का क्या होगा, O के कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो 0i प्लस 0j, ठीक है। तो पोजीशन के लिए इस OP में से ये वाला 0 माइनस कर दो, 2i प्लस 3j रह जाएगा। ओके, अब आगे आ जाओ। पोलर वेक्टर क्या था, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ एक्शन होता है, ठीक बात है। तो ये हो गया आपका पोलर वेक्टर, मैंने आपको बता ही दिया। एक्सियल वेक्टर क्या होता था, जो रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक बात है। चलो थोड़ी सी हम अपनी नॉलेज चेक कर लें। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f एक्टिंग ऑन ए पॉइंट इज √2f, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। बोलो। वो कह रहा है दो इक्वल फोर्स हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब f और उनका रिजल्टेंट √2f है। तो एंगल क्या होगा f और f के बीच में। बोलो क्या एंगल होगा। तुम लोग क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले बच्चे हो क्या। वो गजनी नहीं देखी थी, गजनी पिक्चर, उसमें 15 मिनट के लिए उसकी आमिर खान की मेमोरी लॉस हो जाती थी। तुम लोगों की 2 दिन हो जाती है कंटिन्यूस, 2 दिन में मेमोरी लॉस हो जाती। क्या था 90, टेबल नहीं बताई थी पिछले टर्न पर, 0 डिग्री पर 2 टाइम्स 60 डिग्री पर। पढ़ो फिर से, 0 डिग्री पर कितना, अरे 0 डिग्री पर 2 टाइम्स 60 डिग्री पर √3 टाइम्स 90 डिग्री पर। तो ये क्या है, √2 ही तो है, तो कितना होगा एंगल 90। 120 पर 1 टाइम्स और 180 पर। तो ये याद होनी चाहिए, है ना, याद होगी सबको, लेकिन ये इसमें नहीं अप्लाई कर पा रहे। तो अपने को इसमें अप्लाई करना है ना, वही थोड़ी रटनी है। वो वहाँ पे ऐसा थोड़ी आएगा कि बताओ ये पूरी टेबल लिखी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, 90 पर ये 90 पर क्या भरेगा, आपने भर दिया √2। ऐसा थोड़ी होता है। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आपने 10 दवाई याद कर ली और कोई पेशेंट आ गया, तो ये 10 दवाई में से ही अपन देंगे फिर उनको। चलो इधर आ जाओ। सम ऑफ टू वेक्टर is also a vector of unit vector. Sum of two vector is also a vector of unit vector. The magnitude of difference, ये वाला भी अपन करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक थ्योरी बतानी पड़ेगी, फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। मैंने आपको समझाया, क्वेश्चन नोट नहीं करना, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना है। ये नया है आज के लिए। आप मुझे ये बताओ, 2 वेक्टर हैं मेरे पास P एंड Q, ध्यान देना, P वेक्टर और Q वेक्टर, और दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो उनको P मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। उनके बीच में एंगल है थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो ऐसे मैं लिख दूं यहाँ पे, ये P वेक्टर है, ये P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है। और देखो दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। P और Q इक्वल हैं, P के बराबर है, एंगल थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में निकलता है, मालूम है आपको सबको। अगर P और Q का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट का निकलता है बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। ओके, तो वो रिजल्टेंट क्या निकलता था, उससे हम क्या फॉर्मूला और नया बना सकते हैं, बताओ। R इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ जरा, √ P स्क्वायर प्लस Q की जगह फिर से P स्क्वायर प्लस 2PQ, 2PQ मतलब 2PP मतलब P स्क्वायर
कॉस थीटा, और हमने क्या बताया था, ये पी स्क्वायर कितने हो गए, प्लस कॉस थीटा। क्या 2p² कॉमन ले सकता हूँ, अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बच सकता है क्या, ओके बच जाएगा कि नहीं बचेगा। ये p² का रूट क्या हो गया, p हो गया, अंदर बताओ क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला था हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का, कुछ हो सकता है क्या, या ऐसा सोचो, नहीं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या था। 3 फॉर्मूले बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में, किसको इसको याद है जरा बताओ। एक तो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो था क्या, देखो जरा मैं फिर से लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा मुझे याद दिलाओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप सोचो ये जो -1 है ना, तो इधर खींच लूँ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं, बोलो। ये -1 इधर आ गया तो क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ हाफ एंगल में। हाफ एंगल का मतलब क्या है, ये तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ही नहीं, ये क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इस 2 थीटा की जगह मैं आधा लिख दूँ, मतलब आधा कर दूँ इसको, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। मेन फार्मूला ये है, और इसमें एंगल हाफ की ज़रूरत पड़ रही है, तो इधर एंगल हाफ कर दो तो इधर भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, तो ज़रा बताइए आप लोग, क्या ऐसा कर सकता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ठीक है, बोलो। अब देखना यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इनटू क्या आया p आया। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2p कॉस थीटा बाई 2, जरा बताओ, r इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब फिर से ध्यान से सोचिएगा कि p और q अगर बराबर हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, p और q के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, p के, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है अगर उनके बीच में थीटा एंगल है तो एक और नया फार्मूला बनता है, वो क्या, r इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर हम जो r निकाल रहे हैं वो p और q का क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, तो इसके लिए RS लिख देता हूँ, RS या सम ही लिख देता हूँ, R सम निकाल रहे हैं, समझ आई बात। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप r बराबर होगा क्या, r वेक्टर इक्वल टू होगा क्या, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो एक्चुअली सम ही तो कर रहे थे, तो सम कितना निकला, r सम इक्वल टू 2p कॉस थीटा बाई 2। अब जो टेबल बनाई थी ना हमने 5 वो स्टैंडर्ड इक्वेशन की, स्टैंडर्ड वैल्यू की, वो भी इसी से आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको याद रखना है, ये नीट और जेईई में इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आएंगे। देखो अगर मैं एंगल 0 लूँ, आप लोग बताना क्या आंसर आएगा, इस थीटा को 0 लूँ, p और q इक्वल हैं जो कि p के बराबर है, और एंगल क्या है 0, तो बताओ cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा 1 हो गया क्या, तो r इक्वल टू क्या बचा 2p, और वही 2p बच रहा था, 2 टाइम्स बच रहा था। अब सोचो थीटा को अगर मैं 60 डिग्री लूँ, ध्यान देना 60 पे निकालते हैं, r क्या आता है 60 बाई 2, अरे 60 बाई 2 पहले बोलो 30, cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2, 2 से 2 कटा, √3 आया, तो 60 डिग्री पे कितना हुआ, √3 टाइम्स हुआ, इसी से आ गया। 90 पे देखो थीटा 90 बाई 2, 90 बाई 2 45, cos 45 1 बाई √2, 2 बाई √2 क्या हुआ √2, 2 अपॉन √2 होता है, तो √2 टाइम्स हो गया, आ गया। अब 120 का चेक करते हैं, थीटा 120 है, 120 बाई 2 60 हुआ, cos 60 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, r इक्वल टू क्या आया 1 टाइम्स आ गया। 180 बाई 2 90, cos 90 0, cos 90 0, तो पूरा 0, तो 180 पर 0 हो गया।
तो एक्चुअली वो जो टेबल हमने लिखवाई थी वो बनी तो इसी से। तो अब उस टेबल में 5 स्टैंडर्ड कंडीशन थी, लेकिन 5 के अलावा कोई और उल्टा सीधा एंगल दे दे तब तो ये लगाना पड़ेगा ना। समझ आया बात? तो अपने को हर एंगल के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, वो ये है। तो इसको नोट करके लिखो, आर सम इक्वल टू होता है 2p cos थीटा बाई 2। और फिर आर डिफरेंस क्या होगा वो अभी बताता हूं। ठीक है, देखो आपको मतलब इसी से है, ये स्टार लगा दिया और ये फाइनल स्टार ये, और ये डायग्राम के हम कर क्या रहे हैं। तो अगर ये बाकी की कहानी में दिक्कत आए तो 1 2 3 पॉइंट ही आपको याद करने हैं बस, जिनको नीट का एग्ज़ाम देना है, जेई का एग्ज़ाम देना है, 1 2 3 ही याद करने। P इक्वल टू क्यू, P और Q बराबर है ना, इक्वल टू P, जो P के बराबर है। आप चाहो तो Q को P को Q लिख दो, दोनों आपस में इक्वल है ना। R तो उनका रिजल्टेंट है। ये तो हमने निकाला सम। अब हम बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, तो यहां हेडिंग लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डिफरेंस की। ये किसका था? सम। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं R इक्वल टू P प्लस क्यू नहीं निकलवाना चाह रहा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, क्या निकालना है आपको? R इक्वल टू एक्चुअली P माइनस क्यू फाइंड करना है। लेकिन आपको पहले दिन ही मैंने वेक्टर में समझाया था कि वेक्टर में डिफरेंस डिफाइन नहीं है, तो फिर है तो एडिशन ही। तो करेंगे क्या फिर जरा बताओ? यस, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? पी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ क्यू वेक्टर। ठीक है, ये रेड से रेड मिक्स हो गया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस क्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या है? आपको एडिशन करना है किसका? पी वेक्टर के साथ क्यू के अपोजिट वेक्टर से। माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट, है ना, डायरेक्शन अपोजिट, यही तो होता है। तो जरा इस डायग्राम में बताओ, ये तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, और अगर मुझे पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर का डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा? सोचो सोचो, ये तो सब सही सोच रहे हैं, बताओ जरा क्या बनेगा? पी वेक्टर तो ये रहा, पी वेक्टर तो जैसा है वैसे ही लिखना है क्योंकि प्लस बी वेक्टर है, और क्यू वेक्टर को माइनस करके लिखना है। माइनस मतलब उसकी डायरेक्शन पलट दो, उसकी डायरेक्शन पलट दो। तो क्या मैं इस वेक्टर को ऐसा पलट दूं, इधर को पलट दूं, इधर से जो इधर लगाता वो इधर लगा दूं, उतना ही बड़ा, तो ये माइनस क्यू वेक्टर हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। ये प्लस क्यू वेक्टर है, प्लस क्यू वेक्टर को माइनस करना है तो उसकी या तो डायरेक्शन इधर एरो लगा दो या थोड़ा आगे खिसका के, क्योंकि कनेक्ट इसी से करना है, उसको ऐसे पलट दो। तो ये हो गया माइनस क्यू वेक्टर। अब मुझे बताओ, आर वेक्टर जो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर में यहां दिख रहा था, अब आर वेक्टर किधर दिखेगा? ये तो आर सम था, आर डिफरेंस कहां दिखेगा?
P और माइनस क्यू के बीच में, बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप तो समझ गए पूरा वेक्टर, P वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बिल्कुल बीच में। तो ये आया R डिफरेंस। समझ आई बात? अब आप मुझे बताओ P और Q के बीच में एंगल कितना था? थीटा। लेकिन अब P और माइनस Q के बीच में एंगल क्या है? ये एंगल कितना है? इसको मैं दूसरे कलर से, ये एंगल कितना है बताओ? कितना है? 180 माइनस थीटा। ये तो P और Q के बीच में थीटा है, लेकिन P और माइनस Q के बीच में 180 माइनस थीटा। समझ आ गई बात? अब इधर से हम थोड़ा चेंज करते हैं, देखना। R इक्वल टू, अच्छा P और Q तो इक्वल ही है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, जो कि P के ही बराबर है। तो इसमें क्या चेंज आएगा, कौन बताएगा? P स्क्वायर 2P स्क्वायर, यहाँ चेंज आएगा। थीटा की जगह क्या लोगे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि हमें P और माइनस Q के बीच में एंगल लेना है। वो क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अब किसको पता है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। नो 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 नो, 180 पर चेंज नहीं होता। बोलो बोलो। माइनस का cos थीटा, बिल्कुल सही। तो इसका होगा माइनस, आगे माइनस लगा दूं, माइनस का cos थीटा, ये चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा तो इधर क्या आएगा? इधर भी माइनस आएगा। अब इधर फॉर्मूले में आ जाओ। इधर मुझे अब 1 माइनस cos थीटा चाहिए, तो कैसे लाऊंगा 1 माइनस cos थीटा? इन फॉर्मूले में ढूंढो जरा, किधर से आएगा। ये वाला, इसको माइनस को इधर शिफ्ट किया था, प्लस हो गया था। लेकिन इसमें अगर ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले लूँ, प्लस का हो गया, 1 यहाँ बच गया, और cos 2 थीटा को इधर ले लूँ, तो बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आया? इधर से बताओ। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा आया कि नहीं आया? लेकिन मुझे तो हाफ एंगल, ये 2 थीटा को हाफ करना है, हाफ एंगल का चाहिए। तो हाफ एंगल का चाहिए तो क्या बनेगा बताओ? 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू कितना? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या इसको हटा के मैं क्या लिख दूं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इधर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2। अब आप ध्यान से सुनो कि केवल 2 ही फॉर्मूले हुए। एक हुआ सम का 2p cos थीटा बाई 2, और डिफरेंस का क्या हुआ? 2p साइन थीटा बाई 2। याद करना बड़ा आसान है, वो तो ये मैंने बताया। इस डायग्राम को विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि ये डायग्राम बनाने के लिए आपको पूरी फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ कहीं भी मुझे एक p वेक्टर दिया हुआ है, उसका नेगेटिव करना है तो -p करना पड़ेगा, तो मतलब पलटना पड़ेगा। q वेक्टर जिस डायरेक्शन में दिया है, -q करना है तो उसको पलटना पड़ेगा। बस माइनस का मतलब पलट के बनाओ। तो यहाँ पर, और बाकी को तो सेम है, P और Q बराबर हैं, उसको P मान लिया, तो एंगल उसके बीच में थीटा दिया था। लेकिन हमें आंसर अगर P और उसको उनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो उनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए साइन आएगा, साइन थीटा बाई 2, और उनका सम फाइंड करने के लिए क्या आएगा? cos थीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, तो cos थीटा बाई 2 सम का, और साइन थीटा बाई 2 डिफरेंस का। नोट कर लो। P यहाँ पे इस वाले में -p नहीं होगा एक्चुअली, वहाँ अपन ले रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड। ये जो P ये क्या है? ये ओनली मैग्नीट्यूड है। तो जैसे ये -q का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? P होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। तो जितनी ये लेंथ है वही लेंथ हमने ली है। ये P के इक्वल लेंथ है, तो ये भी P के इक्वल लेंथ होगी। माइनस साइन क्या करेगा? डायरेक्शन शो करेगा। तो इसमें तो डायरेक्शन लेते नहीं है, इसमें तो क्या है? मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं अंदर, तो ओनली P लिखना पड़ेगा। ठीक है, मन में कोई ख्यालात आ रहे हो तो पूछ लिया करो, उससे आप लोगों की वजह से औरों का भी भला हो जाता है। पुण्य का काम है ये, क्योंकि बाकी के पूछते नहीं हैं, तो उनका भी आपकी वजह से भला हो गया। तो क्लास में भलाई का काम करते रहना चाहिए।
अब अभी जो दोनों पढ़े हैं ना, एक सम का और डिफरेंस का, इन्हीं की हेल्प से ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो करेंगे हम अभी। देखिए आर तो रिजल्टेंट है, वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा यहाँ पता चलेगा, अननोन क्वांटिटी है ना, वो तो यहाँ आएगी अपने पास। और ये आर सम ऊपर हुआ, ये आर डिफरेंस नाम दे दिया उसको, आर डिफरेंस क्या है वो यहाँ पता चलेगा, क्योंकि ये तो अननोन है। तो जो अननोन है उसमें हम अपने मन से डायरेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि आपको कैसे पता है इधर ही आएगा, क्योंकि ये तो निकल के आएगा ना, हम ड्राइव कर रहे हैं बाद में आंसर आ रहा है ना। तो जो अननोन होते हैं वो इधर से आएंगे, समझ में आएगा क्या है। माइनस क्यू हमें पता है, क्योंकि क्यू इधर था और माइनस क्यू पूछ रहा है, वो डिफरेंस पूछ रहा है, तो ये गिवन है, जो गिवन है उसकी डायरेक्शन हम लिखेंगे। तो क्यू तो नहीं दिया था, उसने क्या दिया था, नेगेटिव, यानी माइनस क्यू दिया था, तो हमने पलट के लिख दिया, माइनस लगा दिया। आर तो खुद वो पूछ रहा है ना कि बताओ आर क्या है, तो आप पहले से ही कैसे कह सकते हो नहीं आर तो नेगेटिव है ना। क्लियर हुआ। जो अननोन है उनकी डायरेक्शन हमें नहीं लिखनी, वो तो निकल के आएंगी अपने आप। मिटा दूं, चलो अब इन दोनों की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और थोड़ा सा इसमें यूनिट वेक्टर काम आएगा। ये नीट का क्वेश्चन है 2018 के पहले, अब तो बहुत आसान आते हैं, इतने टफ भी नहीं आते। मिटा दूं इसको, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अब। इफ द सम, अब पढ़ते हैं इसको एक एक करके, ठीक है, और टीचर की तरह सोचो, टीचर जैसे सॉल्व करते हैं वैसे खुद से सॉल्व करना है। टीचर ऐसा नहीं कि 1000 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके आता है फिर तुम्हें सॉल्व करवाता है, उसको थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता है। फिर नया क्वेश्चन कोई भी आ जाए, वो एक एक लाइन पढ़ता है, डायग्राम बनाता है, फिर जो उसने पढ़ रखा है, जो आता है उसके हिसाब से वो आगे कहानी बनाता है। ऐसे ही आपको करना चाहिए। पढ़ते हैं अपन। इफ द सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर, क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझो। वो कह रहा है यहां अपने मतलब के कीवर्ड निकालने, सम ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर। The magnitude of difference of these two unit vector, यहाँ पे इसमें sum of two unit, या एक शब्द लिख लेना छूट गया है, unit vector. The sum of two unit vector is also a vector of unit vector. इस लाइन यूनिट मैग्नीट्यूड, इस लाइन का मतलब क्या है, जरा 3 बार पढ़ के समझ के मुझे बताओ। 2 यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कैसा रहा होगा, 1 1 रहा होगा, मतलब सेम रहा होगा, ठीक है। उनका सम भी, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। मतलब इस कहानी कहाँ फिट हो रही है, ये एंगल बता सकते हो इतने लाइन से कि दोनों यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल क्या रहा होगा, 120। वेरी गुड। एक यूनिट वेक्टर है, दूसरा भी यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 1 1 मालूम है, और उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आ रहा है। तो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है,
तो आपने टेबल में देखा हुआ है कि एंगल कितना होता है 120, क्योंकि 120 पे ही तो 1 टाइम्स आता है। ये बात क्लियर हो गई। तो मात्र इतनी लाइन से ही मुझे समझ में आ गया कि एंगल क्या है, 2 यूनिट वेक्टर के बीच में 120 रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज 2 यूनिट वेक्टर, तो अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस का फॉर्मूला आर डी, बोलो 2p साइन थीटा बाय 2, ठीक है। p की जगह क्या लिख दूं, 1 लिख दूं क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। थीटा की जगह क्या लिख दूं, 120 बाय 2 कितना होता है, मैं 120 लिख ही देता हूं, अदरवाइज आप कहोगे 160 कहां से आ गया। 2 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू बताओ, आंसर इज, समझ आया। आपको डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस का फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए, 2p साइन थीटा बाई 2 होता है। अब एंगल चाहिए, एंगल थीटा किस किस के बीच में, वो जो यूनिट वेक्टर दिए हैं उसके बीच में। उसके लिए आगे हिंट दी है, पहले वाली लाइन दी है। क्या लाइन दी है कि 2 यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है, मतलब उनका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है। मतलब 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही है। तो एंगल में पता है कितना होता है, 120 होता है। तो बस एंगल निकल आया 120, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया, p की जगह यूनिट वेक्टर लिख दिया और थीटा की जगह 120 लिख दिया, आंसर आ गया √3 टाइम्स, ठीक है। कहीं कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, बोलो बोलो, मन में ख्याल घर पे मत ले जाना। मिटा दूं, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, देखो 1i कैप 2j कैप 3k कैप, तो इसका क्या आंसर होगा। देखो ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना, ये वेक्टर इक्वेशन दी है, ये आपको क्या दिया, ये वेक्टर इक्वेशन दी है, फर्स्ट है। चलो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए कैप निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर तो एज इट इज जैसा लिखा है वैसा लिख ही दो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस, बोलो कितना, 3k कैप होल डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्या लेते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर लेते हैं, i j k के बीच में एंगल क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर में कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करते हैं, और 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब i j k के स्क्वायर करके ऐड करना है रूट में, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो कितना आया, अच्छा रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाय प्लस माइनस अंडर रूट 14, यही आ रहा है। बस देखो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है यूनिट वेक्टर फाइंड करना, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए अभी मैंने ये बताया है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि ये कैसे आया, रूट में ही क्यों करते हैं, रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा ही क्यों लेते हैं, वो सीखेंगे अपन आज, ठीक है। ये नोट करके डायरेक्ट ये लिख लो, मिटा दूं, चलो इसको देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्या होगा, पहले से ही बताओ, आप आंसर देख के तुरंत ही बता दोगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
ये पहले ही है क्या? ओके, आंसर इज फर्स्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर बोलो। अब किसी में प्लस माइनस नहीं लिखा है तो अपन फिर हम जबरदस्ती नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? ऐसे ही निकालते हैं मैग्नीट्यूड, √14। चलो अब मैं आपको जो एक और, ये सब सीख चुके हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये टिप टू टेल मेथड समझा दी थी। पॉलीगन लॉ हो गया था। अब एक है आज के लिए, एक तो पैरेललोग्राम लॉ। ये जिन बच्चों को 11th का एग्ज़ाम देना है उनके लिए है, और बाकी के सभी समझ लेंगे। स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख लेना, ना लिखना चाहो मत लिखना। तो हेडिंग लिखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ठीक है? लास्ट में फॉर्मूले सेम आएंगे, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारा आंसर इसमें लगाएगा उसमें लगाएगा। कोई सा भी लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ या पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, आंसर रिजल्टेंट में फाइनल सेम आएगा। जो भी अपन ने सीखा था, R इक्वल टू क्या था? √p² + q² + 2pq cos थीटा, ठीक है? वो सेम मैग्नीट्यूड के हों तो 2p cos θ/2 और डिफरेंस में 2p sin θ/2, ठीक है? बस कहने का तरीका अलग है। तो एक तरीका ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ के लिए ट्रायंगल लॉ बताओ जरा क्या था? इफ वी रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ वी रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स विद टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर, then their resultant will be given by the third side of triangle in opposite order। यही था। यहां पर लॉ क्या है देखो, अगर हम एक पैरेललोग्राम बनाना चाहें, पहले समझा देता हूं बाद में हम लॉ लिखेंगे। ऐसा होता है पैरेललोग्राम, बोलो जरा, ऐसा ही होता है। तो अब इसमें हम ऐसा सीखेंगे कि अगर हम दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें। एडजेसेंट साइड मतलब चिपकी हुई, इसमें सेम ऑर्डर नहीं है। टू एडजेसेंट साइड, देन देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ दिस क्या? पैरेललोग्राम। और कौन सा डायगोनल? जो P और Q को टच कर रहा है या P और Q से जा रहा है। एक डायगोनल तो ये भी है, ये वाला नहीं है ना? तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं। देखो, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप का मतलब दोनों फोर्स हों या दोनों वेलोसिटी हों, ऐसा नहीं एक फोर्स एक वेलोसिटी है, दोनों सेम टाइप के होना चाहिए तभी तो ऐड कर पाओगे। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग टू adjacent sides of parallelogram, then their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal drawn from the same point। समझ आई बात? अब ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई। आप अपने तरीके से सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया वैसे लिख सकते हैं। तो वो वही बोल दूं कि ये लिखोगे? पहले वाली बोल दूं? लिखो। If we represent two vectors, अब इस टू वेक्टर में ये अंडरस्टूड है कि दोनों सेम टाइप के होना चाहिए, कि हम बार बार यही तो पढ़ते आए, तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। क्लास 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि दो वेक्टर ऐड तभी कर सकते हैं जब वो सेम टाइप के हों, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं कि सेम टाइप होंगे सेम टाइप होंगे, हमें पता है। अगर हम दो वेक्टर बोल रहे हैं, एडिशन बोल रहे हैं, दैट डेफिनेटली दे आर सेम काइंड ऑफ वेक्टर। तो if two vectors are represented
बाय टू एडजेसेंट, एडजेसेंट को अंडरलाइन कर लेना, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू एडजेसेंट sides of parallelogram, two adjacent sides of parallelogram, then their resultant will be given by the diagonal drawn from the DRAWN, drawn from the same point where two vectors acting, जहां वो एक्ट कर रहे थे, जिस पॉइंट पर एक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब बना सकते हैं डायग्राम। ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ठीक है। P और Q के बीच में एंगल थीटा ले सकते हैं क्या, बोलो। P और Q के बीच में एंगल थीटा सही बना है कि गलत बना है? क्यों सही बना है? क्योंकि P और Q का हेड टेल मिल रहे हैं, और टेल के बीच मिले तो एंगल माना जाता है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हुआ? R वेक्टर, ठीक है। इस डायग्राम में P माइनस क्यू बना सकते हो क्या? P माइनस क्यू किधर बनेगा बताओ? इस Q को पलटना पड़ेगा इधर, ठीक है। ये हो गया माइनस क्यू। तो अब R किधर हो जाएगा? फिर इधर कहीं हो जाएगा। समझ आया? बनाना नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अच्छा, Q माइनस P बना सकते हो क्या? Q माइनस Q किधर बनेगा? P को पलट दो इधर, माइनस P हो गया, बोलो R किधर आएगा? R किधर आएगा? Q और माइनस P के बीच में इधर। समझ गए ना? तो ये आपको बनाना आना चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें इस तरह से आएगा कहीं। लिख लिया? बना लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक डेरिवेशन, पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन वही है जो ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो ड्रॉपर्स को बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 11th वाले लिख सकते हैं। ये देखो P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये थीटा दोनों के बीच में एंगल है। अब इसका पैरेललोग्राम बनाऊं मैं, तो पैरेललोग्राम कैसे बनाऊंगा? ABD तो लिखा ही है, ये BC कर दूं, ये DC कर दूं, रिजल्टेंट किधर होगा बोलो? AC। ये R वेक्टर हो जाएगा। आप समझते चलो बाकी के सब, ठीक है। अभी लिखने का समय दे दूंगा, समझते चलो। और जो ट्राइंगल लॉ का पढ़ा था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है, इसलिए आप उसी को ध्यान में लाना, ठीक है। R क्या हो गया? R मान लो P से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, ये वाला एंगल है। R इस P से अल्फा एंगल बना रहा है। अब हम C से इस AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये कर दिया, जिससे कि ये ट्राइंगल बन जाए। बन गया। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोलो। अब बताओ, हमने इस अब ये आपका पुराना वाला डेरिवेशन बन गया ट्राइंगल वाला। क्या किया था बताओ? वहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये इतना BE कितना निकला था?
ये क्या निकला था, ये तो क्यू है ना, ये वाला क्यू है, ये क्यू है, और ये आपका क्या है बताओ, क्यू है, तो ये और ये यहाँ बेस निकालना है, तो क्यू कॉस थीटा, और ये कितना निकला था, क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो देखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, यही था। अब बताओ ए सी ए ई क्या है, ए बी प्लस बी ई, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यू लिखना है बस। बी ई की कितनी आएगी बताओ, कौन बताएगा? इस ट्राइंगल से या तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या उससे भी निकाल सकते हैं, बी सी कॉस थीटा। ठीक है, और इसकी क्या आएगी, बी सी साइन थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रख देते हैं, रख के आ गया ये आपके पास। फिर कुछ कॉमन ले लिए, कॉमन लेके हमारे पास फाइनली देखो वही आ गया जो चाहिए था। अब मैं अपने तरीके से थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ 11th वाले बच्चों के लिए, फिर से बाकी के सब केवल देखते रहना और आपको कुछ लिखने करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लिख चुके हैं अपन। चलो 11th वाले साथ साथ लिखते चलो। क्या था देखो, हम लगाएं इसमें b की वैल्यू क्या आएगी, पहले से बता दो, q कॉस, क्योंकि ये वाला q है। ठीक है, तो q कॉस थीटा, ये कितनी आएगी, q साइन थीटा। चलो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, बताओ, बोलते जाओ मेरे साथ। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ए ई को क्या लिख सकते हैं, पी पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। सी को क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, इधर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो बंद हो जाएगा। तो फाइनली ए सी को अपन आर बोल रहे हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कितना, कॉस थीटा। बोलो आर कितना आया, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, फाइनली ये रिजल्टेंट आ गया जो उसमें आया था। अब मुझे अल्फा निकालना है कि जो रिजल्टेंट है ना, इस रिजल्टेंट ने पी के साथ कितना एंगल बनाया, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, उसके लिए हम tan अल्फा लेंगे। tan अल्फा क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन होल बेस। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू साइन थीटा, होल बेस क्या है बोलो, p प्लस क्यू कॉस थीटा। बस हो गया, नोट कर लो। ठीक है, सबको करना हो सब कर लें, 11th करना है 11th कर लें। ये बस कहने का तरीका अलग है वही। ये एसी चल रहे हैं कि वैसे ही चल रहे हैं? लग नहीं रहा, गर्मी का असर है। क्या कर दूं, फैन बंद कर दूं? मिटा दूं? अब आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं वेक्टर का, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये पूरी फिजिक्स में फिर से हर जगह लगेगा, लॉज ऑफ मोशन में लगेगा, मतलब जहाँ डायरेक्शन की बात होगी वहाँ लगेगा। मिटा दूं?
चलो, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट करना, तोड़ना, ठीक है ना। अच्छा, इतना आता है, ये 10 अल्फा है और मुझे तो अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 10 उधर जाएगा, 10 इनवर्स हो जाता है। ये 11th वालों को भी नहीं पता होगा। ये 10 अल्फा है, इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो 10 उधर गया तो 10 इनवर्स हो गया, अपॉन में 10 नहीं आएगा, 10 इनवर्स, ब्रैकेट में पूरा का पूरा क्यू साइन थीटा होल डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसको भी आगे लिख लो, क्योंकि एंगल कई बार ऑप्शन में इस 10 इनवर्स के फॉर्म में होता है। जैसे 10 अल्फा इक्वल टू मिल गया 1/2। अब वो बोले कि बताओ अल्फा क्या है, तो 1/2 तो 10 में हमने कोई स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी नहीं है, तो फिर क्या पढ़ेंगे? अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। समझ आई बात? तो ऐसे लिखेंगे, ऑप्शन ऐसे ही दिया होगा। स्पेशल केसेस तो पता ही है ना, 0 पर ऐड हो जाएगा, 180 पर माइनस हो जाएगा p माइनस क्यू, और 90 पे क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा। तो ये फिर से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, ये आपको पता है। 90 पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलो क्वेश्चन कर लें। इफ p प्लस क्यू इक्वल टू आर है, क्या आंसर होगा? ये करवा चुके थे ना, चलो ये तो हो गया, हटाओ, ये तो सारे हो तो गए थे, ये करवा दिए थे ना मैंने। हाँ, ये भी हो गया था, ये वाला रह गया था। चलो इसको कर लेते हैं। क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। चलो चेक करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, ध्यान देना, बिल्कुल टीचर की स्टाइल में करो। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मतलब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है? F1 अगर F है तो F2 क्या होगा? 2F होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन इज डबल ऑफ अदर इन मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है अल्फा, किससे 90 डिग्री है? स्मॉलर से। तो इसका मतलब कुछ ऐसा बना होगा, 10 अल्फा लेते हो ना आप, 10 अल्फा इक्वल टू क्या लेते हो? बोलो, क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो अल्फा किसके साथ एंगल होता है? पी के साथ। और इस क्वेश्चन में एंगल किसके साथ बता रहा है? स्मॉलर वन के साथ। स्मॉलर वन मतलब पी क्या रहा होगा F1 F2 में? स्मॉल। स्मॉल कौन है? F। तो अल्फा को 90 लिख दूं क्या? बोलो, क्यू को क्या लिखूं? 2F, ठीक है। समझ आ रहा है 2F क्यों लिखा? P को F प्लस 2F कॉस थीटा, ये ठीक है। अब आप देखो 1090 की वैल्यू बताओ। 1090 नाइन्थ में सीखी है और मैंने भी सिखाई है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होती है। कौन बोला? कुछ बोला क्या? 1090 कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूं क्या? बोलो। तो 1090 इक्वल टू 1/0। F प्लस
2f cos थीटा, उधर 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, बहुत ताकत होती है 0 में। इतने बड़े को भी 0 कर दिया उसने मल्टीप्लाई करके। 0 से मत उलझना। इसमें क्या आ गया? कॉमन f, या एक काम करो, इस f को उधर ले जाओ, 2f cos थीटा इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, एफ कटी गया, cos थीटा कितना आया? माइनस का 1/2। अब सोचो माइनस 1/2 cos में कितने एंगल पर होता है? 120 पर। cos 120 इज माइनस 1/2, हमने सीखा था। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 120। याद रख लेना, जिनको ट्रिग्नोमेट्री अभी पता नहीं है, मैं रिपीट करूंगा सारा। ठीक है, जुलाई में मैं कवरिंग क्लासेस लूँगा। ठीक है, और 10-12 दिन रुक जाओ, उसके सब ये जो बेसिक मैथ छूट गया है जिन बच्चों का, वो और ये सब सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप केवल जो बार बार यूज़ हो रहा है वो लिखते चलो। जैसे cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो थीटा कितना आया? 120। थीटा कितना आया? 120। तो अभी आप याद रख लो, लिख लो इसको कि cos में माइनस 1/2 कब होता है? थीटा जब 120 होता है। तो ये बाद में आएगा, और किसी क्वेश्चन में आएगा तो हम समझ लेंगे कि हाँ cos में माइनस 1/2 कितना होता है? 120 होता है। नोट कर लो। मिटा दूं? ये कर लिया था क्या? नहीं किया तो बताओ। द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, ध्यान देना, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक्स एन एंगल अल्फा विद पी एंड बीटा विद क्यू, और अल्फा लेस देन बीटा है। तो इनमें कौन सा सही है? देखो, P और Q बना लो पहले। ये P हो गया, ये Q हो गया, इनका कहीं रिजल्टेंट है। ठीक है, इनका कहीं रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है R। और उसने कहा, ध्यान देना, P एंड Q मेक्स एन एंगल अल्फा विद P, यानी R जो है P के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। और Q के साथ कितना एंगल बना रहा है? यही बीटा। और क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा लेस देन बीटा है, तो अल्फा मैंने छोटा बना लिया थोड़ा। ठीक है, तो अब बताइए आप कि P और Q में से कौन छोटा कौन बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज? P बड़ा होगा, बोलो। जिस साइड का एंगल छोटा है वही वेक्टर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पावर ज़्यादा होगी, रिजल्टेंट को अपनी तरफ खींचेगा। दो पहलवान हैं P और Q, और एक पत्थर को रस्सी से बांध के खींच रहे हैं, तो वो पत्थर किसकी तरफ जाएगा? रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जाएगा। तो पत्थर किसकी तरफ जाएगा? उस पहलवान जो पावरफुल होगा उसी की तरफ ही जाएगा ना। तो रिजल्टेंट हमेशा पावरफुल वेक्टर की तरफ ही बेंड होता है। समझ आया बात? तो अल्फा लेस है, इसका मतलब कि जो P है वो बहुत पावरफुल रहेगा, इसलिए R Q की तरफ नहीं गया, उस पावरफुल वेक्टर की तरफ आया है। तो आंसर क्या हो गया? बोलो, 1। ठीक है, P ग्रेटर देन Q। चेक कर लेते हैं, P ग्रेटर देन Q। अब इसको चेक करते हैं। इफ P mod of P vector and equal to mod of P minus Q, then vectors P and Q are, इसको कैसे करेंगे बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बैक ईयर का क्वेश्चन है। अगर mod of P plus Q इक्वल टू mod of P minus Q है, मतलब P और Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P और Q के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो बताइए P और Q के बीच में एंगल क्या है, उससे हम ये पता कर पाएंगे कि ये
इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायग्राम से और दूसरा हम कर सकते हैं फॉर्मूले से। चलो पहले फॉर्मूले से करते हैं। जो दिया है ना आप ऐसे ही लिख दो, P प्लस क्यू इक्वल टू क्या दिया है, P वेक्टर माइनस क्यू। एक काम करें, दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग कर दो, करो होल स्क्वायरिंग। होल स्क्वायर करना आता है, वही तरीका बता रहा हूँ जो सिंपल 9/10 वाला। दोनों तरफ होल स्क्वायरिंग करो, इसका स्क्वायर करो, बताओ क्या आएगा, बताओ, मुझे नहीं आता, आप बताओ। P प्लस 2PQ। अब ध्यान रखना, अगर ये वेक्टर नहीं होते तो यही आंसर हो गया था, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन वेक्टर है ना, तो वेक्टर में अगर प्लस है तो जब प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा और आता है। रिजल्टेंट में देखा था, P प्लस क्यू का मॉड का मतलब है हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब इधर आ जाओ, बोलो, P स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। क्लियर। अब इसमें P स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गए, इधर बचा माइनस 2PQ कॉस थीटा, इधर प्लस इधर माइनस, इधर खींच लूँ तो 4PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0। जब इधर आता है तो 0, कटता है तो 1। अब कॉस थीटा इक्वल टू 0 माना जाएगा कि नहीं, बोलो, क्योंकि ये 4PQ जो दिए हैं डिवाइड कर दो, ठीक है, तो या 4 और PQ 0 हो नहीं सकते, ये तो हट गया, ओनली कॉस थीटा ही 0 होगा। अब कॉस थीटा 0 है तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो बस यही आंसर होगा कि मतलब दोनों कैसे रहे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन, समझ आया, ऐसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगे कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, अपने आप ही टेस्ट में कई बार रिपीट होता रहता है। सब्ट्रैक्शन तो बता ही दिया मैंने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग लिख लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को तोड़ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें दो वेक्टर दिए हुए थे, P और Q, ठीक है, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे थे R। अब उल्टा होगा, R दिया होगा तो उसके कंपोनेंट निकालने हैं। अभी तक कंपोनेंट दिए थे, रिजल्टेंट निकाल रहे थे। अब रिजल्टेंट दिया होगा, उसके कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो कंपोनेंट हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर मतलब x और y के, मतलब ऐसे कंपोनेंट निकालेंगे जिनके बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे। पहले समझ लो, कहीं कुछ नहीं लिखना, बाद में बताता हूँ। ये R वेक्टर है, ठीक है, और इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं। तो हम एक x एक्सिस वाला निकालें और एक y एक्सिस वाला निकालें। तो x एक्सिस वाला हम मान लेते हैं कि R का कंपोनेंट है RX और y एक्सिस वाला क्या है, RY है, ठीक। चलो मैं इसको बोर्ड पे ही सिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है और ये क्या हो गई, बोलो, y एक्सिस, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस।
ये है कहीं पर रिजल्टेंट R जो कि x से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस R के दो कंपोनेंट निकालने हैं, x में और y में। x और y तो रिजल्टेंट होंगे, x और y तो रेक्टेंगुलर होंगे। तो हम क्या करेंगे, R का मान लीजिए x डायरेक्शन में कंपोनेंट है rx वेक्टर और y डायरेक्शन में क्या है ry वेक्टर। तो आप ये बता सकते हो, उसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू कितना, rx वेक्टर प्लस ry वेक्टर। क्यों? क्योंकि r इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट है और rx और ry के बीच में आ रहा है, मतलब सम होगा, डिफरेंस उधर कहीं आता। तो r वेक्टर इक्वल टू हुआ rx प्लस ry। अब आप मुझे बताओ इस rx को मैं क्या लिख सकता हूं यूनिट वेक्टर के टर्म में। a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, a का मैग्नीट्यूड और a का यूनिट वेक्टर लिखते थे, ध्यान आ रहा है। a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, a कैप। a क्या है, मैग्नीट्यूड, और a कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो इस तरह से rx वेक्टर को क्या लिखेंगे, इसको आप ध्यान दो। rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, rx वेक्टर हट गया, और a कैप डायरेक्शन शो करता है। तो इस rx की डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस, तो x एक्सिस की डायरेक्शन को i कैप, तो rx i कैप लिखेंगे। ऐसे ही मुझे बताओ ry वेक्टर को क्या लिखेंगे, ry j कैप रख दूं वहां। तो r वेक्टर इक्वेशन क्या बनी, rx i कैप प्लस ry j कैप। ये हो गई हमारी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब सुनना, मुझे इस rx की वैल्यू भी चाहिए, इस rx की वैल्यू चाहिए क्या है। तो देखो, एक इमेजिन करें यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो बेस है ना, यही तो rx है, हाइपोटेनस क्या है, r है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं कॉस थीटा ले लूँ, क्या आ जाएगा, बेस मतलब rx डिवाइड बाय हाइपोटेनस यानी r। ध्यान रखेंगे अब वेक्टर नहीं लगा रहे इस पे, क्यों, क्योंकि ये तो अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड में वेक्टर होता नहीं। तो rx की वैल्यू क्या आ गई बताओ, rx इक्वल टू r cos थीटा। तो यही rx जो है r का कंपोनेंट हो गया, कितना, r cos थीटा। सिमिलरली वी कैन फाइंड y कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा बोलो, अगर y कंपोनेंट ये इसके पैरेलल है ना, ये वाली लाइन ये वाली पैरेलल है, तो ये अगर देखूंगा ये चाहिए तो ये निकाल लो, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन का होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू आर वाई अपॉन आर। तो बोलो आर बाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। अब मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूं। आर वेक्टर है ना, जिसका आपको थीटा वाला कंपोनेंट निकालना है, थीटा वाला कंपोनेंट, आर के साथ थीटा कहीं भी बन रहा हो, वो थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है। ये एकदम मंत्र की तरह याद कर लो। रिजल्टेंट का थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन होगा, ठीक है। थीटा वाला हमेशा कॉस, 5 बार बोलो कि आर का थीटा वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होगा। तो आर एक्स का आर कॉस थीटा हो गया, आर वाई का आर साइन थीटा हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड जैसे मैं बता रहा था कैसे निकालते थे, आर इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो वो देखें कैसे आया था, अभी तो मैंने बता दिया था कैसे ऐसे कर लो, लेकिन वो इससे आता है एक्चुअली। ये जो दिए है ना, ये पहली और दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। तो इधर देखो ऐड कर रहा हूं, आर एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी ऐड कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, वो क्या होता है 1, तो क्या आ गया ओनली आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू क्या आया अंडर रूट में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। हो गया कि नहीं बताओ। तो बस इतना सही है रेजोल्यूशन, लेकिन ये बहुत काम का है।
आपको कहीं पर आर दिया होगा, उसका एक कंपोनेंट चाहिए थीटा वाला, वो कॉस होगा, उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा। आर की एक वेक्टर इक्वेशन दी होगी, आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो अंडर रूट लगाओ और आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसको बोलते हैं 2D रेजोल्यूशन, क्योंकि हमने 2 ही कंपोनेंट तोड़े हैं, लेकिन 3 भी तोड़ सकते हैं, एक्स वाई और जेड, वो 3D आएगा। अभी 3D पढ़ेंगे, पहले 2D लिख लो। मिटा दूं? चलो रिवाइज करते हैं, फिर 3D पढ़ेंगे। वेक्टर का एक एक फार्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि रिपीट ना हो। रिपीट ना हो मतलब जो पहले कोई बता चुका है उसको अवॉइड करेंगे, जिससे पूछें वही बताएंगे, ठीक है? सब नहीं बताएंगे इकट्ठे। हाँ, अगर वो गलत बताता है या बताती है तो फिर सब चिल्लाएंगे, है ना, कि तुमने गलत बताया, सही तो ये है, ठीक है ना? बोलो कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट करें, बताओ। सही है। इसको और ऐसे बोलें अपन, ये ठीक है वैसे, और इसको ऐसे बोलें कि अगर हमें कोई आर है, और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स पे ही हो, हमें आर है, कहीं भी दिया है, कहीं भी दिया है, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दिया है आर, उसका हमें एक कंपोनेंट ऐसा निकालना है जो इस आर से थीटा एंगल बना रहा है। जो थीटा एंगल बना रहा है वही अपना एक्स एक्सिस हो जाएगा। आपको बताता हूँ, ये आर है और ये थीटा बना रहा है, तो बस यही एक्स हो गया। तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या होगा? ये वाई होगा। अब आप कहोगे अरे ये तो एक्स था, ये वाई था, ये घूम क्यों गए? घुमाए जा सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है? पूरा रोटेट हो सकता है। तो अब अपने को इसमें क्या सीखना है? आर कहीं भी दिया हो, आर का थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस होगा, आर कॉस थीटा, और उस आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जहां भी बने वो होगा आर साइन थीटा। समझ आ गई बात? ठीक है। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कन्फ्यूजन छोटे मोटे होते हैं ना, ये ऐसे डिस्कशन से ही निकल के आते हैं। अब मैंने ये बता दिया, आपने याद कर लिया, आप तो फिर यही सोचोगे इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, एक्स का आर कॉस थीटा हो गया, वाई का आर साइन थीटा हो गया। लेकिन नहीं, आर कहीं भी हो, जो थीटा वाला है वो एक्स बन जाएगा। इवन जो है आर इधर है, इतना सा थीटा बन रहा है, तब भी ये एक्स बन गया और इसके परपेंडिकुलर ये वाई बन गया। मतलब ये आर कॉस थीटा होगा और ये आर साइन थीटा होगा। ठीक है, चलो दूसरा कॉन्सेप्ट बोलो। बता, कोई से भी पूरी वेक्टर में जो शुरू से लगा के आज तक की कहानी है ना, कुछ भी, बस उससे क्या होगा, थोड़ा सा अपन समझेंगे कि कहीं और मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, जैसे इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी ऐसे। हाँ, और बाई की डायरेक्शन में जे कैप लगाते हैं, जेड की डायरेक्शन में के कैप लगाते हैं। अच्छा, आप सब बताओ ये तीनों कैसे होते हैं? तीनों परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट बताया था ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, तुम बताओ। बोलो।
अच्छा, अपने खुद से हाथ ऊपर करते जाओ, ठीक है, कि जैसे मैं बताना चाहती हूँ, बताना चाहता हूँ, बोलो। मॉड ए वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर का यूज़ किसके लिए करते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। और बोलो, बोलो, ये हाथ ऊपर कर रही है, अरे तू अभी तो कर रही थी ऐसे बोलो बोलो। हाँ, ये बता रहे थे, सोच ले तब तक, सोच ले तब तक, ये बता रहा है मुकुल। हाँ, अच्छा है ये। R इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2 किसके लिए होता है? बोलो, सम के लिए। कब? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या दोनों इक्वल वेक्टर हो? क्या दोनों इक्वल वेक्टर हो तब होता है, कि मैग्नीट्यूड सेम हो तब होता है? मैग्नीट्यूड सेम। इक्वल वेक्टर तो फिर पैरेलल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एंगल तो हो कुछ उसमें, ठीक है। इसलिए हम इसमें इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर लेंगे, ये एसेंशियल कंडीशन है, वो इक्वल हो, इक्वल डायरेक्शन में हो ना हो, ठीक है। यस, नेक्स्ट। हाँ, गुड। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका रिजल्टेंट अगर डिफरेंस निकालना है तो 2p sin थीटा बाई 2 होता है। और बोलो बोलो बोलो, कोई हैंड रेज नहीं कर रहा? बोलो। अगर दो वेक्टर जिनका सम करना है और वो एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आएगा। जो दो वेक्टर हैं वो अगर अपोजिट वेक्टर हैं, उनका सम करना है तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और डायरेक्शन बड़े वाले की डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। और बताओ, बोलो बोलो। tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है? ये अल्फा क्या बता रहा है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आर की डायरेक्शन बता रहा है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताओ? tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। और बोलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो बोलने की। गलत बोलो, उसके लिए मैं बैठा हूँ सही। ये बस सोचो कि ये जो है सब चिल्लाएंगे, कोई नहीं चिल्लाएगा, है ना। मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई गलत बोले, क्योंकि फिर मुझे मौका मिलता है ना उसको सही करने का, तो एक्सप्लेन करने का। आप लोग सब सही बोलते जाओगे तो फिर मेरा काम खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर वैसे उसने बता दिया था, ये रिपीट हो गया। कुछ और बताओ, बोलो भाई। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। क्या कि अगर, फिर से बोलो, क्या बोला? देखो इसने फिर से रिपीट कर रही है, फिर से बोलो। डिफरेंस सेम होता है। अगर दो वेक्टर के बीच में रिजल्ट, दो वेक्टर हैं P और Q, उनके बीच में एंगल 90 है, तो ये बोल रही है कि इनका जो रिजल्टेंट है R हमेशा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होगा, चाहे डिफरेंस का निकाल लो चाहे सम का निकाल लो, ठीक है। क्या सही है? सही है, ये कॉन्सेप्ट सही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? डिफरेंस का तो अलग आना चाहिए, ऐसा है, हो क्यों रहा है? कौन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम सम निकालते तो सम में भी तो एंगल 90 देखते,
है ना, तो अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, cos 90 0 तो इतना ही आता। अगर p माइनस क्यू निकालते तो q की डायरेक्शन पलट जाती, माइनस क्यू। अब ये एंगल हो गया, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 तो बचा। तो अब p और माइनस क्यू के बीच में भी तो एंगल 90 हुआ। तो जब इधर निकालते अंडर रूट में p स्क्वायर, ये डिफरेंस में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos 90, तो cos 90 से के कारण वो पूरा टर्म इसमें भी जीरो हो रही है, तो दोनों में ही बच तो यही रही है ना। समझ आई बात? तो अगर p और q का रिजल्टेंट निकालना और उनके बीच में 90 डिग्री है, तो चाहे सम का निकालो चाहे डिफरेंस का निकालो, हमेशा 90 पर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही आने वाला है। वेरी गुड, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और बताओ, चलो। ठीक है, √3 टाइम्स हो जाता है। 90 डिग्री है तो बाकी सब बताएं कितने टाइम्स हो जाता है? √2 टाइम्स। ठीक है, 120 पर कितने टाइम्स होता है? 120 पर 1 टाइम्स होता है, और 180 पे 0 टाइम्स होता है। ठीक है, और बताओ। पॉलीगन लॉ, हाँ ठीक है, क्या था पॉलीगन लॉ? हाँ, रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड वाला लेते हैं, और अगर ये सारे के सारे सेम ऑर्डर में हैं तो ऐड होते जाएंगे, और रिजल्टेंट वो अपोजिट ऑर्डर में क्लोजिंग साइड वाला लेंगे। ठीक है, और बोलो। क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, डिफरेंस का क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो रहेगा ही, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2pq, साइन नहीं, माइनस 2p, अंडर रूट के अंदर तो कॉस ही रहेगा, बस प्लस में प्लस और सम में प्लस और डिफरेंस में माइनस। जो लास्ट में रिजल्टेंट आता है, जो अपन सेम मैग्नीट्यूड वाइज की बात करते हैं, वहाँ कॉस और साइन होता है। r इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2, ये सम का है, और r इक्वल टू 2p साइन थीटा बाई 2, ये डिफरेंस का है। लेकिन r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा, और r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, कौन सा डिफरेंस का है? नीचे वाला, और ऊपर वाला जो प्लस था वो सम का है। समझ आ गई बात? बोलो युवराज। बोलो बोलो बोलो, बोलना जरूरी है यार, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे? बोलो जल्दी बताओ, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलना जरूरी है। कोई भी पढ़ के बताते चल, जल्दी बता। टू पी क्यू कॉस थीटा, पी और क्यू वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है, थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, डिफरेंस का और बता दे जल्दी से, डिफरेंस का क्या होगा? वो पी और क्यू बराबर होंगे तब, है ना। अब इसमें क्या होगा? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस, सब बताओ क्या होगा? माइनस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और किस किस ने नहीं बताया? बोलो, ये बता, जल्दी बता, कुछ भी। ये मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो साल भर अपन चुपचाप बैठे रहेंगे, बस लिखते रहेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो ना मुझे पता चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, ना आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो आपस में थोड़ा बात करने से, डिस्कशन करने से चीज़ें समझ में आती हैं, और कोई चीज़ अगर हम गलत कर रहे हैं तो बाकी सब चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये सही है, तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल टेक्निक है फिजिक्स को सीखने की। अल्फा होता है रिजल्टेंट का पी के साथ, है ना, अगर पी नीचे बन रहा है तो, और थीटा होता है पी और क्यू के बीच का एंगल। देखो ये हमारे पास पी है और ये क्यू है, तो पी और क्यू के बीच में एंगल क्या हुआ? थीटा। ये बना रिजल्टेंट आर, इस आर का पी के साथ एंगल है अल्फा, ये है।
तो फिर tan अल्फा क्या होगा बोलो, जिसके साथ एंगल है, ठीक है, वो नीचे आएगा। पहले क्या आएगा, Q साइन थीटा डिवाइड बाय, अब एंगल तो किसके साथ है, P के साथ है ना, P प्लस Q कॉस थीटा। अब सोचो, इसी को मैं चेंज करता हूँ, ये P है, ये Q है, ये R है, और मेरे को तो अल्फ़ा ये दिया है। अब क्या होगा बोलो, फार्मूला यही वाला, tan अल्फा ही रहेगा, लेकिन अब जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो ऊपर आएगा। Q है कि P है, P साइन थीटा डिवाइड बाय, अब एंगल किसके साथ है, Q के साथ, तो Q प्लस P कॉस थीटा। क्लियर हुआ, जिसके साथ एंगल है वो नीचे, ये एंगल होता है, ठीक है। अल्फा डायरेक्शन को शो करता है। और बताओ, दो फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ, टेल और टेल मिले या हेड और हेड मिले, मतलब ये बोल रही है कि ये P है, ये Q है, तो ये एंगल चल जाएगा इन दोनों के बीच में, सही है, क्योंकि इसकी टेल और टेल मिल रही है। लेकिन अगर ये P है और ये Q है, तो क्या ये एंगल है दोनों के बीच में, वेक्टर एंगल है, नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको आगे खिसकाना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल होगा P और Q के बीच में। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो दोनों की टेल टेल एक साथ मिलनी चाहिए, या हेड हेड एक साथ मिलने चाहिए। और बोलो, और कोई कॉन्सेप्ट बोलो। पोलर वेक्टर, वेरी गुड। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, जिनमें इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट होता है, और क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। फोर्स कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी, पोलर वेक्टर है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एक्सियल वेक्टर, एंगल आ गया तो एक्सियल, और टॉर्क एक्सियल, इसमें तो एंगल आए नहीं, लेकिन यही तो एंगल बनाता है, रोटेट तो यही कराएगा ना। तो जो रोटेट करा रहा है, रोटेशनल के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। अच्छा, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलोंग द एक्सिस एंड अपवर्ड, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो अलोंग द एक्सिस एंड डाउनवर्ड। राइट हैंड थंब रूल, अलोंग द एक्सिस अपवर्ड, ठीक है। ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जिधर घूम रही हैं, किधर घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर, क्लॉकवाइज तो नीचे, ठीक है ना। और क्या था, हाँ वेरी गुड, अपोजिट नहीं होंगे। जो नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर होते हैं वो हमेशा एंटी पैरेलल होते ही हैं, लेकिन सभी एंटी पैरेलल अपोजिट नहीं होते, ठीक है। और बोलो, पैरेललोग्राम लो, बताओ। आर की, रिजल्टेंट की, और हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। रिजल्टेंट की डायरेक्शन डायगोनल बताता है, बोलो कौन सा, हाँ बोलो। हिंदी में बताओ।